रात गहरी थी और चारों ओर शांति थी। एक लड़खड़ाती हुई आकृति बेडरूम में घुस गई। दरवाजा चर्रर्र की आवाज के साथ खुला और एक आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें नशे में धुत थीं। वह बिस्तर की ओर बढ़ा और धीरे से बैठ गया। एक कांपता हुआ हाथ बाहर निकला और सो रही महिला को अपनी बाहों में भर लिया। हवा में तेज शराब की गंध फैल गई और एक नीची खुरदुरी आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या खुशबू है, कितनी जानी पहचानी। अचानक, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? एक चीख ने शांत रात के सन्नाटे को चीर दिया। आखिर क्या हुआ? क्या ससुर ने सचमुच अपनी बहू के प्रति बुरी नीयत रखी थी, या यह महज शराब के नशे में हुई एक गलती थी जिसके परिणाम स्वरूप त्रासदी हुई? कृपया कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। एक सर्द और काली रात थी, जहां तेज हवाएं पुराने घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। अपने साथ रात की नमी लिए पूरे स्थान को ढक रही थीं। प्रिया दिन भर की व्यस्तता के बाद, घर का काम संभालने और छोटे बच्चे की देखभाल करने के बाद जल्दी सो गई थी। उसने एक अंगड़ाई ली, कंबल ऊपर खींचा। उसकी पलकें भारी थीं और उसे नींद आ रही थी। बिस्तर के पास की छोटी बत्ती से हल्की रोशनी आ रही थी, जिससे एक स्वप्निल शांति का माहौल बन रहा था। उसने अपना फोन उठाया और अपने पति को एक फोन संदेश भेजा। क्या आपका काम हो गया? मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। राहुल साइट पर रात की ड्यूटी पर था, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, सो जाओ बहू, ज्यादा मत सोचो। पिताजी घर पर हैं, कुछ नहीं होगा। प्रिया ने आह भरी फोन नीचे रखा और नींद में जाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बुरा सपना आने वाला है। इसी बीच शहर के एक छोटे से शराब खाने में गिलासों के टकराने की आवाजें और जोरदार हंसी एक दूसरे में घुल मिल रही थीं। मेज पर खाली शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थीं। प्रिया के ससुर ललाजी का चेहरा लाल था, आंखें लाल थीं, और उन्होंने अपने दोस्तों से लड़खड़ाती जबान में कहा, और नहीं, घर जाना होगा, बहुत देर हो गई है। एक दोस्त ने उनके कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए कहा, ललाजी, आपसे मिलना जुलना कम ही होता है, और आप अब भी जा रहे हैं? दो और गिलास पियो। ललाजी ने सिर हिलाया। संघर्ष करते हुए खड़े हुए उनके कदम डगमगा रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए कुर्सी की पीठ पकड़े हुए थे। मुझे मुझे घर जाना होगा। घर पर अभी बहू है। उस दोस्त ने उपहास भरे लहजे में कहा। ओह, शराब पीने के बाद बहू याद आ रही है। लगता है अब आप अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी बहू से डरते हैं। लोगों का एक समूह जोर से हंस पड़ा, लेकिन ललाजी ने कुछ नहीं कहा। बस इतना कहा, चलता हूं। और फिर शराब खाने से लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। उनका शरीर रात के अंधेरे में डगमगा रहा था। देर रात की गलियां सुनसान थीं। ललाजी लड़खड़ाते कदमों से चल रहे थे। उनका दिमाग धुंधला था और आसपास का नजारा भी शराब के असर से झूमता और नाचता हुआ लग रहा था। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि वह कहाँ थे, बस एक जगह लेटना चाहते थे। वह ठोकर खाते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते से घर वापस आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। घर के अंदर सन्नाटा था। केवल रात की बत्ती से हल्की रोशनी आ रही थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे और उन्हें लगभग पता ही नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। वह मुश्किल से सीढ़ियां चढ़े हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रहे हों। उन्होंने एक दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए एक कमरे में घुस गए, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ
कि यह उनका कमरा नहीं था। बिस्तर से निकलती गर्माहट ने उनके शराब से सुन्न शरीर को आकर्षित किया। बिना सोचे समझे वह आगे बढ़ गए, धम्म से बैठ गए और फिर धीरे से लेट गए। अनजाने में कंबल ऊपर खींचा और अपने पास की गर्माहट को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे यह स्मृति में दबी हुई एक आदत हो। उनके शरीर को एक तरह की राहत महसूस हुई और वह धीरे धीरे नशे में डूब गए। अधनींद में प्रिया को अचानक कुछ अजीब लगा। तीखी शराब की गंध वाली एक भारी सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। एक ठंडा खुरदुरा हाथ अचानक उसके शरीर पर रखा गया और कसता चला गया। नींद तुरंत गायब हो गई और एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक दौड़ गई। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और जब उसे एहसास हुआ कि एक आदमी उसके बिस्तर पर लेटा है, तो उसका दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया। डर ने तुरंत उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। वह चीख उठी। यह एक तीव्र प्रतिक्रिया थी जिसने उस आदमी को बिस्तर से नीचे धकेल दिया। अरे बाप रे! एक भारी आवाज आई और आदमी का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने कांपते हाथों से बिस्तर के पास की बत्ती जलाई। रोशनी ने आदमी का चेहरा रोशन किया। प्रिया अवाक रह गई। वह ललाजी थे। वह डर और गुस्से से कांप रही थी। वह हकलाते हुए बोली, उसकी आवाज रुंधी हुई थी और सदमे से भरी थी। पिताजी, आप आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ललाजी अभी पूरी तरह होश में नहीं आए थे। उन्होंने अपनी आंखें भींची। उनकी धुंधली आंखें सामने वाले व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। उनकी आवाज खुरदुरी थी और उसमें तेज शराब की गंध थी। उन्होंने कहा, अरे, मेरा कमरा। प्रिया के मन में तुरंत एक भयंकर गुस्सा फूट पड़ा। आप फिर भी बोलने की हिम्मत करते हैं? क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? यह मेरा कमरा है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डर अनियंत्रित गुस्से में बदल गया। उसने हाथ उठाया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। ललाजी लड़खड़ाए और जमीन पर जोर से गिर पड़े। शराब के असर ने उन्हें लगभग बेहोश कर दिया था और उन्हें यह समझने में भी असमर्थ बना दिया कि क्या हुआ था। प्रिया की चीख मोटी दीवारों से होकर शांत रात के आकाश में गूंज उठी। पड़ोसियों ने सुना और बगल के घर में बत्तियां जल उठीं। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को बुलाया और जल्द ही लोगों का एक झुंड प्रिया के घर के सामने खड़ा था। फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या हुआ? यह चीख बहुत भयानक लग रही है। लगता है राहुल के घर में झगड़ा हो रहा है। प्रिया का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसने अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से अपने पति का नंबर डायल किया। घंटी बार बार बजती रही। राहुल, तुम जल्दी वापस आओ। तुम्हारे पिताजी अभी मेरे कमरे में घुस गए थे। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। फोन के दूसरे छोर पर राहुल अचानक स्तब्ध रह गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अभी-अभी उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड। भयावह सन्नाटा चारों ओर छा गया। आखिरकार उसकी आवाज आई, लेकिन वह इतनी ठंडी थी कि प्रिया और भी ज्यादा डर गई। तुमने अभी क्या कहा? मैंने बहुत साफ सुना। तुम सहन नहीं कर सकती। वह तुम्हारे कमरे में घुस गया। राहुल ने उसे पूरा करने का इंतजार नहीं किया। तुरंत फोन मेज पर फेंक दिया और ड्यूटी रूम से बाहर निकल गया। बाहर बिजली चमक रही थी और तूफान जोरों से चल रहा था। गुस्से का एक ज्वार फूटने वाला था। मोटरसाइकिल दहाड़ती हुई रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ी। राहुल ने दांत पीसे अपने हाथों से हैंडल कसकर पकड़ा। उसकी पोरें सफेद पड़ गई थीं।
उसके दिमाग में प्रिया के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। तुम्हारे पिताजी अभी मेरे कमरे में घुस गए थे। अगर मैं जागी नहीं होती तो मुझे नहीं पता क्या होता। उसका दिल जैसे चीर दिया गया था। उसका सीना भयानक गुस्से से भर गया था और उसके दिमाग में असहनीय विचार घूम रहे थे। यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता। मोटरसाइकिल की तेज ब्रेक की आवाज के साथ वह घर के सामने रुका और जमीन पर टायर का निशान छोड़ गया। राहुल मोटरसाइकिल से कूदा, हेलमेट उतारने की परवाह नहीं की और गुस्से में घर के अंदर घुस गया। उसकी आंखें लाल थीं और सांसें तेज थीं। सामने का नजारा देखकर उसके दिल में आग और भड़क उठी। प्रिया वहां खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंखें लाल और सूजी हुई थीं और आंसुओं से भरी थीं। उसने उसे देखा। उसकी आंखों में डर, नफरत और घृणा भरी हुई थी। वह कांपते हुए बोली। उसकी आवाज रूंधी हुई थी और उसमें शिकायत भरी हुई थी। तुम वापस आ गए, अच्छा है। अब देखो, तुम अपने महान पिताजी से कैसे निपटते हो। उन्होंने अभी मेरे साथ क्या किया। इससे पहले कि राहुल जवाब दे पाता, उसकी नजर उसके पिताजी पर टिक गई। ललाजी कमरे के बीच में लड़खड़ाता हुआ खड़ा था। उससे तेज शराब की गंध आ रही थी। उसकी आंखें धुंधली थीं। यह नहीं पता था कि यह नशे की वजह से था या अभी-अभी जमीन पर गिराए जाने की वजह से। उसने राहुल को देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। राहुल के दिल में गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। वह आगे बढ़ा, अपने पिताजी का कॉलर पकड़ लिया और जोर से खींचा। ललाजी लगभग गिर ही पड़ा। बताओ, तुमने आखिर किया? क्या आधी रात को मेरी पत्नी के कमरे में क्या करने गए थे? ललाजी हकलाते हुए बोला। उसकी आवाज खुरदुरी थी। हर शब्द बिखरा हुआ था, जैसे वह घने कोहरे में खो गया हो। मैं मैंने सोचा मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे में जा रहा था, अपने कमरे में। प्रिया सिसक रही थी, आंसू पोंछ रही थी। उसकी आवाज फूट पड़ी, जिसने पूरे स्थान को चीर दिया। वह फिर भी बोलने की हिम्मत करता है। उससे पूछो, उसने क्या किया? वह तो यह भी दिखावा करने की हिम्मत करता है कि उसे याद नहीं। मैंने ही उसे अपने बगल में लेटा हुआ पाया था। मैंने ही उसे अपने हाथों से बिस्तर से धक्का दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे फंसाने के लिए कहानियां गढ़ूंगी? अगर मैं जागी नहीं होती, तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। राहुल ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके चेहरे की हर मांसपेशी कस गई थी। उसकी आवाज किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राई। मुझे बताओ, तुमने आखिर किया क्या? इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, राहुल ने हाथ उठाया और अपने पिताजी को जोरदार थप्पड़ मारा। ललाजी संतुलन खो बैठा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। पूरा कमरा एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। ललाजी ने अपना चेहरा ढंक लिया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। उसे कभी किसी ने मारा नहीं था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना बेटा, जिसे उसने अपने खून पसीने से पाला था, उसे इतनी नफरत से थप्पड़ मारेगा। लेकिन राहुल रुका नहीं। उसकी आंखों में अब कोई सम्मान नहीं था, केवल अवमानना, घृणा और पूर्ण निराशा थी। तुम तुम मुझे शर्मिंदा करते हो कि मेरे जैसा बेटा तुम्हारे जैसा बाप रखता है। तुम एक बूढ़े बेहूदे बूढ़े हो, एक बेशर्म बूढ़े कमीने। क्या तुम्हें पता है, पूरा गांव तुम्हारे बारे में बात करेगा। वे मेरे चेहरे पर उंगली उठाएंगे और कहेंगे, उसका बाप एक बूढ़ा ठरकी है जो अपनी बहू को छेड़ता है। तुमने मुझे सिर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या तुम्हें पता है?
ललाजी ने कुछ नहीं कहा। वह कुछ भी नहीं कह सका। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों तले ढह गई हो। पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। उनकी धीमी आवाजें चाकू की तरह उसके दिल को चीर रही थीं। लाजी सचमुच बूढ़ा होकर पागलों जैसा हो गया है। इतनी उम्र में भी ऐसे नीच काम करता है। बेचारी प्रिया, ऐसे बूढ़े बदमाशी के साथ कौन रह सकता है? राहुल को यकीनन बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। अगर मैं होता तो मैं अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल देता। राहुल हंसा, एक कड़वी निराशा भरी हंसी। सुना तुमने, वे सही कह रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ रहने लायक नहीं हैं। मैंने तुम्हें बहुत सहन कर लिया है। इतने सालों तक मैंने सोचा था कि तुम जैसे भी व्यक्ति हो, तुम कितने भी बुरे क्यों न हो, कम से कम तुम मेरे पिताजी तो हो। लेकिन नहीं, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। एक पिता कभी अपनी बहू के साथ ऐसी जानवरों जैसी हरकत नहीं करेगा। उसने जोर से दरवाजे की ओर इशारा किया। उसकी आवाज कसी हुई थी, एक आदेश की तरह। दफा हो जाओ, अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिया जमीन पर गिर गई, अपना चेहरा ढंककर लगातार रो रही थी। राहुल वहां खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, एक ऐसे जानवर की तरह जिसने अभी अभी शिकार पकड़ा हो, लेकिन अभी भी संतुष्ट न हो। लाजी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें खाली और उदासीन थीं। उसने राहुल को देखा, बहुत देर तक देखता रहा, जैसे वह अपने बेटे का चेहरा अपने दिमाग में गहराई से अंकित करना चाहता हो। फिर वह बिना कुछ कहे मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी और धीमे थे। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वह सारी अपमान, दर्द और निराशा को घसीट रहा हो। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। ललाजी बारिश में चला गया। उसकी अकेली आकृति लड़खड़ाती हुई धुंधली रात में गायब हो गई। राहुल चुपचाप खड़ा रहा। पड़ोसी धीरे धीरे बिखर गए। हर कोई उसे सहानुभूति और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहा था। उसके अंदर गुस्सा अभी भी धधक रहा था, लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब सी भावना चुपचाप पनप रही थी। वह क्या भावना थी, उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि इस पल से ललाजी अब उसके पिताजी नहीं थे। बारिश अभी भी रिमझिम हो रही थी। ठंडी बारिश की बूंदें ललाजी के पतले कोट को भिगो रही थीं। वह अपने भारी कदमों को घसीटते हुए सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा मुरझाया हुआ था और उसमें कोई जीवन नहीं था। पूरी तरह से अपमान, अपने ही बेटे द्वारा मजाक उड़ाए जाने और निकाल दिए जाने का दर्द उसके दिल को कसकर जकड़ रहा था। राहुल के क्रूर शब्द लगातार गूंज रहे थे। उसके जख्मी दिल में घुमावदार तरीके से घुस रहे थे। मुझे तुम पर शर्म आती है कि मेरा तुम्हारे जैसा बाप है। दफा हो जाओ, फिर कभी मेरे सामने मत आना। हर शब्द एक छुरी की तरह उसके आत्मसम्मान को चुभ रहा था। उसे कभी इतना बेकार, इतना गंदा, इतना नीच महसूस नहीं हुआ था। उसके कांपते हाथ कसकर जुड़ गए। उसे अब नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। नशा अभी भी था, लेकिन दिल का दर्द उसे किसी भी शराब से ज्यादा भ्रमित कर रहा था। वह शांत बारिश की रात में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। केवल नाली से टपकते पानी की आवाज और दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाजें खाली रात में गूंज रही थीं। एक बड़े ट्रक की लाइटें सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन नशे की हालत में उसके पास बचने के लिए पर्याप्त सतर्कता नहीं थी। ट्रक उसकी ओर तेजी से आ रहा था,
एक तेज ब्रेक की आवाज ने रात के आकाश को चीर दिया, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! एक जोरदार टक्कर, जिसने उसके कमजोर शरीर को सड़क पर फेंक दिया। ट्रक रुका नहीं, केवल कीचड़ भरी सड़क पर टायर का निशान छोड़ गया और खून का एक फैलता हुआ धब्बा। बारिश की रात मौत के सन्नाटे से भर गई थी। किसी को नहीं पता था, किसी ने नहीं देखा। केवल अंधेरा ही अभी अभी हुई हर चीज का एकमात्र गवाह था। अगली सुबह गांव का बाजार हमेशा की तरह चहल पहल भरा था, लेकिन अचानक सड़क के सिरे से एक तेज चीख सुनाई दी। हे भगवान! खूनकार दुर्घटना हुई है। बाजार में लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। उनकी आंखों में दहशत भरी थी। बारिश के बाद की कीचड़ में सड़क से लेकर खुले मैदान के किनारे तक खून का एक लंबा निशान फैला हुआ था। एक बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और अपनी जबान से आवाज निकाली, इस हालत में लगता है बुरा ही हुआ है। पता नहीं कौन है। अचानक एक आदमी ने घटनास्थल पर एक पुराना सूती कोट पड़ा हुआ देखा, जिस पर अभी भी खून के धब्बे लगे हुए थे। उसने उसे उठाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। यह ये तो ललाजी का सूती कोट लगता है। भीड़ में एक चीख सुनाई दी। एक महिला ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। कहीं उसे किसी गाड़ी ने तो नहीं मार दिया और फिर कहीं खींच कर ले गए। हाँ, खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई। ललाजी का एक्सीडेंट हो गया है। खून है लेकिन लाश नहीं। खबर जल्द ही प्रिया के कानों तक पहुंच गई। वह रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी एक घबराई पड़ोसी दौड़कर अंदर आई। उसकी आवाज बहुत हड़बड़ी में थी। प्रिया, तुम जल्दी से गांव के सिरे पर जाकर देखो। लगता है तुम्हारे ससुर का एक्सीडेंट हो गया है। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसके हाथों ने स्पंज को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में एक अवर्णनीय भावना पैदा हुई, जिसमें डर और चिंता दोनों थे। उसने कपड़े का टुकड़ा फेंका और दरवाजे से बाहर निकल गई। राहुल अभी अभी घर लौटा था और उसने यह खबर सुनी। उसने अपनी भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट या उदासी का कोई निशान नहीं था। केवल एक परेशान करने वाली उदासीनता थी। वह मर गया, अच्छा हुआ। यही कर्म का फल है। ऐसा कहना गलत नहीं। प्रिया ने यह सुना, उसके कदम रुक गए। वह मुड़ी और अपने पति को देखने लगी। उसकी आंखों में असमंजस भरा था। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अपने पिताजी की जरा भी चिंता नहीं है? राहुल ने ठंडी हंसी हंसी। उसके जैसे आदमी के लिए चिंता करने की क्या बात है? अगर वह सच में मर गया तो और भी अच्छा। कम से कम मुझे ऐसे बाप के कारण शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रिया ने राहुल को आंखें फाड़कर देखा। उसे कुछ अजीब लगने लगा। राहुल का अपने पिताजी पर गुस्सा करना स्वाभाविक था, लेकिन इस हद तक उसके मन का एक हिस्सा बेचैन होने लगा। प्रिया दुर्घटना स्थल पर पहुंची। उसने वह पुराना सूती कोट देखा और जल्दी से उसे उठाने के लिए झुकी। यकीनन यह उसके ससुर का कोट था, लेकिन उस पर लगे खून के धब्बे अब भी पूरी तरह सूखे नहीं थे। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक दौड़ गई। एक ग्रामीण उसके पास आया। उसकी आवाज गपशप से भरी थी। क्या तुम्हें पता है, यह अजीब है। कोई लाश नहीं है और यहाँ टायर का एक लंबा निशान भी है। कहीं ट्रक ने उसे मारा तो नहीं और फिर उसे कहीं खींच कर ले गए। दूसरे व्यक्ति ने सिर हिलाया। हो सकता है लाश को नदी में फेंक दिया हो। अगर यह हिट एंड रन का मामला है तो यही एकमात्र स्पष्टीकरण है।
प्रिया ने मुश्किल से थूक निगला। उसके हाथों ने कोट को कसकर पकड़ रखा था। उसे एक बढ़ती हुई डर की भावना महसूस हुई। कुछ गड़बड़ है। अगर गाड़ी से टक्कर लगने से मौत हुई होती, तो कम से कम कुछ स्पष्ट संकेत होने चाहिए थे। लेकिन लाश कहाँ है? उसने चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। एक छोटी सी गली में एक काली आकृति दीवार के पीछे छिपी हुई थी। एक जोड़ी काली आंखें यह सब देख रही थीं। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। क्या लाजी सचमुच मर गया था या कोई रहस्य छिपा हुआ था? घर में एक सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा ऐसा था जैसे एक खामोश विशाल पत्थर हर कोने पर दबाव डाल रहा हो। बाहर की लगातार गपशप भरी आवाजें घर के अंदर की इस मृत्यु जैसी शांति और भारीपन की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। प्रिया अनमनी सी होकर लिविंग रूम के बीच में खड़ी थी। उसकी नजरें दुर्घटना स्थल से लाए गए उस खून से सने पुराने सूती कोट पर टिकी थीं। उसकी आंखों में विरोधाभास भरा था। उसे यकीन नहीं था कि ललाजी मर गया है, लेकिन अगर वह जिंदा था तो वह कहाँ था? उसने ऊपर ललाजी के कमरे में जाकर देखने का फैसला किया। यह जरूरी नहीं था कि वह कोई सुराग ढूंढना चाहती हो, शायद सिर्फ अपनी बढ़ती हुई बेचैनी को कम करने के लिए। उसने पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे से चर्रर्र की आवाज आई। जाना पहचाना कमरा अब एक गहरी छाया में लिपटा हुआ था। धूल ने मेज और अलमारी पर हर चीज को ढक रखा था। ललाजी के कपड़े अभी भी बेतरतीब ढंग से लटके हुए थे, लेकिन कोई संकेत नहीं था कि यह बूढ़ा आदमी इस घर में वापस आएगा। प्रिया धीरे धीरे चल रही थी। उसकी उंगलियां ललाजी की हर चीज को सहला रही थीं। सारी यादें उसके मन में उमड़ने लगीं। यह अस्वीकार्य था कि वह उस पर कितनी भी नाराज क्यों न हो, वह फिर भी वही व्यक्ति था जिसने उसे बेटी की तरह माना था। फिर उसकी नजर अलमारी के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। यह बक्सा बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन इसे बहुत सावधानी से रखा गया था। उसने बक्सा खोला और एक पुरानी तस्वीर तुरंत बाहर गिर गई। प्रिया तस्वीर उठाने के लिए झुकी। उस पल उसका दिल धड़कना बंद हो गया। तस्वीर में एक नौजवान था। उसका चेहरा उसे एक भयानक, जानी-पहचानी भावना दे रहा था। वह ललाजी था। लेकिन जिस बात ने प्रिया को चौंका दिया, वह थी उसके बगल में खड़ी महिला। उसने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था और वे तीनों एक सुखी परिवार की तरह लग रहे थे। प्रिया ने तस्वीर को घूरा। उसके मन में घबराहट की भावना उमड़ पड़ी। वह तस्वीर में मौजूद उस महिला को नहीं जानती थी, लेकिन ललाजी की उस पर कोमल नजरें और जिस तरह वह उस महिला के साथ आत्मीयता से खड़ा था, वे एक गहरे संबंध, एक ऐसी गहरी भावना को दर्शा रहे थे जिसे नकारा नहीं जा सकता था। एक भयानक विचार उसके दिमाग में कौंधा। क्या यह महिला राहुल की असली मां थी? उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। अगर उसकी सोच सच थी, तो इतने लंबे समय से राहुल अपने परिवार के बारे में जो कुछ भी जानता था, वह सब झूठ था। वह नीचे भागी, उसके कदम तेज थे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अब इस रहस्य को और नहीं रख सकती थी। राहुल सोफे पर बैठा था। उसकी नजरें फोन स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसका ध्यान स्पष्ट रूप से सामने की चीजों पर केंद्रित नहीं था। प्रिया ने गहरी सांस ली और उसके सामने चली गई। उसने तस्वीर निकाली। तुम्हें यह देखना होगा।
राहुल ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ था, लेकिन जब उसकी नजर तस्वीर पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तस्वीर उठाई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने तस्वीर में हर चेहरे को ध्यान से देखा। उसके पिताजी, एक अजनबी महिला और एक बच्चा। राहुल ने सिर उठाया। उसकी आंखें उन्मादी हो गईं। उसकी आवाज खुरदुरी थी। यह कौन है तुम? तुम्हें यह तस्वीर कहाँ से मिली? प्रिया ने अपने होंठ काटे, शांत रहने की कोशिश की और उसे ऐसी बात बताने की कोशिश की जिस पर वह खुद विश्वास नहीं करना चाहती थी। मैं मैंने इसे तुम्हारे पिताजी के कमरे में पाया। मैं मुझे लगता है तस्वीर में यह महिला तुम्हारी असली मां हो सकती है। उस पल राहुल के पैरों तले दुनिया ढह गई। वह उछल पड़ा, तस्वीर मेज पर फेंक दी, जैसे उस तस्वीर ने उसे जला दिया हो। नामुमकिन! मेरी माँ मेरे बहुत छोटे होने पर ही मर गई थीं। यह कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने यह तस्वीर क्यों रखी हुई है? अगर यह सचमुच मेरी माँ है, तो उन्होंने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज हल्की, लेकिन दृढ़ थी। राहुल, जरा सोचो। अगर तस्वीर में वह महिला सचमुच तुम्हारी असली माँ है, तो इसका क्या मतलब है क्या? क्या तुम तुम्हारे पिताजी के अवैध संतान हो? राहुल जम गया। उसके मन में एक उन्मादी गुस्सा फूट पड़ा। नहीं, नामुमकिन! उसने उसने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया। सब कुछ परिवार असली बेटा। तो तो मैं बस उसका एक हरामी बेटा था। उसने मुट्ठियां भींच लीं। धोखे की भावना उसकी हर कोशिका में उमड़ पड़ी। क्यों? उसने मुझसे यह सब क्यों छिपाया? प्रिया ने उसका हाथ कस कर पकड़ा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें दृढ़ता भरी थी। राहुल, शांत हो जाओ। यह बस मेरा अनुमान है। मैं मुझे भी कुछ यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। राहुल हंसा, लेकिन वह एक खुशी की हंसी नहीं थी। वह एक कड़वी हंसी थी, एक ऐसी कसैलाहट जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। सच्चाई का पता लगाए तुम? तुम्हें लगता है कि वह मुझे बताएगा? वह मर चुका है। मैं मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा। प्रिया ने अपने होंठ भींच लिए। वह आग में घी नहीं डालना चाहती थी, लेकिन वह यह सोचना बंद नहीं कर सकती थी कि क्या हो रहा था। राहुल ने हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर को कसकर पकड़ा। अचानक उसने तस्वीर को जोर से जमीन पर पटक दिया। धिक्कार है! मेरी पूरी जिंदगी धोखे में बीती। मैं मैं हमेशा एक मूर्ख की तरह था। यह सोचता था कि मेरा एक सुखी परिवार है, एक सम्मानित पिता है, लेकिन अंत में यह सब बस एक झूठ था। प्रिया चिंता से उसके पास गई, लेकिन राहुल एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में दर्द भरा था। मुझे मुझे अकेला रहना है। अभी अभी मुझे मत छुओ। उसने यह कहा और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। प्रिया को वहां अकेला छोड़कर उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसे एक बुरा एहसास हो रहा था। शायद और भी भयानक चीजें छिपी हुई थीं। कमरा बहुत अंधेरा था। कमरे के एक कोने में एक हल्की बिस्तर के पास की बत्ती रखी हुई थी। प्रिया भावहीन होकर बिस्तर पर बैठी थी। अनजाने में उसने ललाजी के कमरे में मिली। वह पुरानी तस्वीर अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसके दिमाग में उलझे हुए विचारों से भरा था। हुई हर चीज के कारण उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। राहुल उस तस्वीर को देखने के बाद चला गया था, उसे अनगिनत अनसुलझे रहस्य छोड़कर। उसके हाथ में पकड़ी तस्वीर महज एक पुरानी तस्वीर नहीं थी। यह एक भयानक रहस्य था,
सालों से दबा हुआ एक सच। अगर तस्वीर में मौजूद वह महिला सचमुच राहुल की असली माँ थी, तो ललाजी ने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर राहुल सचमुच उसका असली बेटा था, तो ललाजी उसके साथ ऐसा क्यों व्यवहार करता था, जिसमें प्यार भी था और दूरी भी? वह भावना कि कुछ तो गड़बड़ है, प्रिया को बेचैन कर रही थी। उसे पता था कि अगर वह सच्चाई का पता लगाना चाहती है, तो उसे गहराई से छानबीन करनी होगी। और जिस पहली जगह के बारे में उसने सोचा, वह ललाजी का कमरा था। वह खड़ी हुई तेजी से उस पुराने कमरे की ओर बढ़ी। एक ऐसी जगह जहां से अभी भी समय की गहरी महक आ रही थी। एक ऐसी जगह जहां अभी भी उस व्यक्ति के निशान थे, जिसे कुछ समय पहले ही उसके अपने बेटे ने निर्दयता से भगा दिया था। यहाँ की हवा सामान्य से ज्यादा ठंडी थी। शायद यह कमरे के मालिक की अनुपस्थिति के कारण था, या शायद उस रहस्य के कारण जो बहुत लंबे समय से छिपा हुआ था। प्रिया ने सावधानी से हर दराज और अलमारी को खंगाला। उसे कुछ पुराने दस्तावेज मिले, कुछ सालों से फीके पड़ चुके पुराने बिल और ललाजी द्वारा लिखे गए कुछ छोटे नोट्स। लेकिन यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। उसे राहुल से संबंधित कुछ चाहिए था। अचानक उसकी नजर अलमारी के नीचे छिपे एक पुराने फाइल बैग पर पड़ी। वे एक मोटी किताब में दबाए गए थे, जैसे किसी ने उसे छिपाने की कोशिश की हो, ताकि कोई और उसे देख न सके। प्रिया ने कांपते हाथों से उसे खोला। जब पहली पंक्ति उसकी आंखों के सामने आई, तो उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो। जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का नाम राहुल, जन्मतिथि 30 साल पहले, पिता का नाम अज्ञात, माता का नाम अज्ञात। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। असंभव! यह राहुल का जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। राहुल हमेशा यही सोचता था कि ललाजी उसका असली पिता है। तो उसके जन्म प्रमाण पत्र पर इतनी स्पष्ट रूप से अज्ञात क्यों लिखा हुआ है? प्रिया ने फाइल बैग में दूसरे दस्तावेज खंगाले। एक हाथ से लिखा हुआ पत्र था। पत्र बहुत पुराना था। लिखावट थोड़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन मुश्किल से ही उन कांपते हुए अक्षरों को पढ़ा जा सकता था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी दया है, तो उसे दूर ले जाओ। उसकी रक्षा करो। उसे कभी सच मत बताना, कृपया। प्रिया ने महसूस किया कि उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। राहुल राहुल ललाजी का असली बेटा नहीं था। वह वह एक त्यागा हुआ बच्चा था। सब कुछ उसके दिमाग में घूमता हुआ लग रहा था। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। प्रिया जानती थी कि वह इस बात को अपने मन में नहीं रख सकती। उसे राहुल को बताना ही था। उसने तेजी से फाइल बैग पकड़ा और बाहर भागी। जब वह दरवाजे से बाहर निकली, तो ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। राहुल पीछे के आंगन में खड़ा था। उसकी आंखें बेसुध होकर रात के आकाश को घूर रही थीं। जब उसने प्रिया के कदमों की आवाज सुनी, तो उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज अभी भी रूखी और कड़वी थी। तुम तुम मुझे ये बताने आई हो कि उससे नफरत करना गलत है? तुम मुझे ये बताने आई हो कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया? प्रिया ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल बैग को कसकर पकड़ा। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन बहुत दृढ़। नहीं, मैं मैं तुम्हें एक और सच बताने आई हूं। एक ऐसा सच जिसकी तुम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे। राहुल ने अपनी भौहें चढ़ाईं
और मुड़कर उसे देखा। प्रिया ने धीरे धीरे फाइल बैग उसे पकड़ा दिया। यह तुम्हारा जन्म प्रमाण पत्र है। राहुल ने बेबस होकर मुस्कुराया, लेकिन जब उसकी नजर कागज पर लिखी लिखावट पर पड़ी तो वह मुस्कान अचानक रुक गई। उसके हाथों ने कागज को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें उन शब्दों पर टिकी थीं, अज्ञात। उसने उसे बार बार पढ़ा, लेकिन फिर भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। यह यह क्या है? प्रिया ने गहरी सांस ली। तुम तुम तुम्हारे पिताजी के असली बेटे नहीं हो। उन्होंने उन्होंने तुम्हें तब गोद लिया था जब तुम एक त्यागा हुआ बच्चा थे। उस पल राहुल जहां था वहीं जम गया, जैसे उसका शरीर अभी अभी पत्थर बन गया हो। उन दोनों को एक मृत्यु जैसी शांति ने घेर लिया। प्रिया ने बोलना जारी रखा, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। तुम तुम ललाजी के बेटे नहीं हो। तुम तुम वह त्यागा हुआ बच्चा हो, वह बच्चा जिसे उसकी असली माँ ने छोड़ दिया था। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ ने कागज को कसकर पकड़ लिया। हर उंगली कांप रही थी। असंभव। मैं इस घर में 30 साल से रह रहा हूं। यह कैसे हो सकता है? प्रिया ने अपने होंठ काटे और उसे पत्र पकड़ा दिया। ललाजी, उन्होंने यह रहस्य तुम्हें बचाने के लिए छिपाए रखा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी असली माँ? उनकी हत्या कर दी गई। सब कुछ राहुल के दिमाग में फट गया। उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कसकर पकड़ लिया गया हो। वह एक कदम पीछे हट गया। उसके विचार अस्त व्यस्त थे। तो तो जो कुछ भी मैं जानता था, जो कुछ भी मैंने कभी विश्वास किया था, वह वह सब बस एक झूठ था। वह हंसा, लेकिन वह एक खुशी की हंसी नहीं थी। वह एक कड़वी हंसी थी, एक ऐसी कसैलाहट जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। हंसी इतनी कि प्रिया को लगा जैसे उसके दिल को हजारों चाकू काट रहे हों। मैं उससे नफरत करता हूं। मैं उसे कोसता हूं, लेकिन अंत में वही था जिसने मुझे बचाया। प्रिया ने सिर हिलाया। आंसू चुपचाप बह रहे थे। राहुल ने सिर उठाया और रात के आकाश की ओर एक चीख निकाली। वह आवाज ही कड़वाहट, दर्द और पछतावे से भरी थी। वह गलत था। वह बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। इसे वापस नहीं लिया जा सकता था। रात का आकाश खास तौर पर भारी था। केवल हवा नंगी डालियों के बीच से तेज आवाज में बह रही थी। राहुल खुली बालकनी में स्थिर खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट जल रही थी, राख ठंडी जमीन पर गिर रही थी। जब से उसकी पहचान का सच सामने आया था, उसके विचार अस्त व्यस्त थे। नफरत, पछतावा, दर्द। जीवन के बारे में जो कुछ भी उसने कभी विश्वास किया था, वह सब ढह चुका था। अंधेरे में उसका फोन कंपन करने लगा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। उसने तुम्हें 30 साल तक धोखा दिया। उसने तुम्हें तुम्हारे असली परिवार से चुराया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा व्यक्ति माफी के लायक है? यह राहुल ने अपनी आंखें भींची उन शब्दों को घूरते हुए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देता, दूसरा संदेश आया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बस एक त्यागा हुआ बच्चा थे? नहीं, उसने तुम्हें एक भयानक सच छिपाने के लिए ले लिया था। गुस्से का एक उन्मादी ज्वार राहुल के मन में उमड़ पड़ा, लेकिन साथ ही एक अस्पष्ट डर भी मिला हुआ था। ये संदेश कौन भेज रहा था? क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी असली माँ की मौत कैसे हुई? राहुल ने मुट्ठियां भींची, फोन उठाया। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थीं।
तुम कौन हो? एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें जवाब दे सकता है। लेकिन पहले खुद से पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह बस एक अच्छा इंसान था जिसने तुम्हें बचाया, या वह तुमसे कुछ और छिपा रहा था? राहुल को अपने पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस हुई। उसकी सारी इंद्रियां चीख रही थीं कि यह एक जाल है, लेकिन उसकी समझ संदेह के सागर में डूब चुकी थी। उसे उसे सच्चाई जाननी थी। उस रात राहुल ने अपना कोट पहना और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। प्रिया ने उसे देखा, चिंता से कहा, तुम अब कहाँ जा रहे हो? राहुल ने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज नीची थी। मुझे मुझे थोड़ी जगह चाहिए। पूछो मत। गांव के किनारे पर स्थित वह खंडहर मंदिर पतले कोहरे में लिपटा हुआ था। पीली चांदनी हर चीज को रोशन करने के लिए काफी नहीं थी, बस आसपास के नजारे को और भी डरावना बना रही थी। जब राहुल ने उस पुराने दरवाजे को धक्का दिया, तो दरवाजे से चर्रर्र की आवाज आई। अंधेरे में एक आकृति पुराने पुवाल के आसन पर बैठी थी। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी आंखें तेज थीं और उसका चेहरा निशानों से भरा था। जब उसने राहुल को देखा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर पाओगे। राहुल ने दांत पीसे। एक बेचैनी उसके पूरे शरीर में फैल गई। तुम कौन हो? उस आदमी ने कमजोर सी हंसी हंसी अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक गहरा कश लिया। तुम मुझे नहीं जानते, मुझे बहुत दुख होना चाहिए। राहुल ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तुम आखिर क्या चाहते हो? उस आदमी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। उस हंसी से राहुल को एक चुभन महसूस हुई। मैं क्या चाहता हूं? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम सच्चाई का पता लगाओगे। मैं उस पल का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम उसके असली बेटे नहीं हो। राहुल ने अपनी आंखें भींची। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम तुम बहुत ज्यादा जानते हो। मुद्दे पर आओ। उस आदमी ने धीरे धीरे खड़े होकर राहुल के पास गया। उसकी सांसों में तंबाकू की गंध भरी थी और खतरा भी। तुम क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुम्हारी असली मां की मौत क्यों हुई? राहुल अचानक रुक गया। उसका शरीर जम गया। तुम तुम्हें लगा कि उसकी बस हत्या कर दी गई थी और फिर तुम्हें छोड़ दिया गया था? नहीं, तुम तुम्हें चुराया गया था। तुम वह व्यक्ति जिसे तुम पिताजी कहते हो, उसने तुम्हें छिपाया था। तुम्हें तुम्हारी मां की हत्या करने वाले व्यक्ति से छिपाया था। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर वह सच में तुम्हें बचाना चाहता था, तो उसने शुरुआत से ही तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? राहुल को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। उसे उसे नहीं पता था कि वह क्या सुन रहा था। उसने उसने तुम्हें एक और सच छिपाने के लिए पाला था। क्या क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा ऐसा? राहुल पूरी तरह से स्थिर हो गया। उसके विचार तेजी से घूम रहे थे। एक अवर्णनीय गुस्सा उसके मन में उमड़ रहा था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके अंदर एक आवाज चीख रही थी कि उसने जो कुछ भी कहा वह सच हो सकता है। क्या तुम्हें पता है, तुम शायद हर समस्या को हल करने की एक चाबी हो? उसे ढूंढो, उससे सवाल करो। अगर अगर वह सच बताने को तैयार नहीं होता, तो उसे मर जाने दो।
राहुल ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैं मैं एक हत्यारा नहीं हूं। उस आदमी ने अचानक हंसना शुरू कर दिया, एक ठंडी अवमानना भरी हंसी। तुम तुम हत्यारे नहीं हो क्या? मजाक कर रहे हो तुम? तुम उससे नफरत करते हो। तुम तुमने उसे कोसा, लेकिन अब तुम उसे बचाना चाहते हो। इतना नेक बनने का ढोंग मत करो। राहुल ने दांत पीसे। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग का गोला जल रहा हो। तुम तुम्हें हमेशा उसने हेरफेर किया है, लेकिन इस बार तुम्हें तुम्हें सब कुछ बदलने का मौका मिला है। उसे मार डालो। तुम्हें तुम्हें इन सारे झूठों को खत्म करने दो। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथों ने मुट्ठियां भींच लीं इतनी कसकर कि नाखून मांस में धंस गए। वह आदमी परछाई से बाहर निकला और राहुल के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज नीची थी, जैसे वह एक चौंकाने वाला रहस्य फुसफुसा रहा हो। केवल केवल जब वह मरेगा तुम सचमुच आजादी पा सकोगे। केवल केवल जब वह मरेगा तुम तुम जान पाओगे कि उसने तुमसे क्या-क्या छिपाया हुआ था। कमरा एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें भारी थीं। एक अभूतपूर्व उलझन उसके विचारों को चीर रही थी। उसे उसे क्या करना चाहिए? उस आदमी की आवाज अभी भी उसके कान में गूंज रही थी, जादू से भरी हुई। क्या तुम हिम्मत करते हो? अंधेरे ने पूरे स्थान को निगल लिया। आकाश और भी भारी लग रहा था। घने काले बादलों ने चांद को ढक लिया था। खंडहर मंदिर की दरारों से एक ठंडी हवा जमीन की नमी और उसमें छिपे खतरे के साथ राहुल के दिल और दिमाग में घुस गई। राहुल अंधेरे कमरे में चुपचाप खड़ा था। उसके विचार उस रहस्यमयी आदमी की बातों से अस्त व्यस्त हो गए थे। केवल जब वह मरेगा तुम सचमुच आजादी पा सकोगे। केवल जब वह मरेगा तुम जान पाओगे कि उसने तुमसे क्या क्या छिपाया हुआ था। ये शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक शाप की तरह। उसका सीना जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और वह गुस्से और उलझन से भरा था। उसने कभी सोचा था कि वह ललाची से नफरत करता है और विश्वास करता था कि इस आदमी ने उसे पूरी जिंदगी धोखा दिया। लेकिन अब उसे क्या सोचना चाहिए? वह व्यक्ति जो खुद को उसका असली पिता बता रहा था, उसने सब कुछ तोड़ मरोड़ दिया था। उसे झूठ से नियंत्रित कर रहा था। उसे यह विश्वास दिला रहा था कि उसे उस व्यक्ति से नफरत करनी चाहिए, उससे बदला लेना चाहिए और उसे खत्म कर देना चाहिए, जिसने उसे इतने सालों तक पाला था। लेकिन अगर ललाजी सचमुच मरने लायक था, तो इस पल जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो उसका दिल अजीब तरीके से क्यों सिकुड़ गया। उसकी जेब में फोन कंपन करने लगा। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। तुम अभी भी किस बात में हिचकिचा रहे हो? अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी से शुरू करूंगा। राहुल का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। उसके हाथों ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी पोरें सफेद पड़ गई थीं। उसके शरीर का खून जैसे जम गया था। वह प्रिया को धमकी दे रहा था, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस आदमी ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया, एक उन्मादी हंसी जो व्यंग्य से भरी थी। सचमुच क्या तुम्हारी हिम्मत है? तुम हमेशा सोचते थे कि तुम एक बेचारे हो, एक धोखा दिया गया बेटा हो, लेकिन अब तुम्हें एक मौका मिला है। तुम तुम उसे मार सकते हो। जैसे ही तुम उसे मारोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम तुम्हें
वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुम्हारा होना चाहिए था। तुम तुम 30 सालों से उसने जो नफरत पैदा की है, उसका बदला ले लोगे। चाकू की धार उसकी पीठ में घुस गई। पूरा स्थान जैसे टुकड़ों में फट गया। प्रिया ने एक चीख निकाली। राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने उस आदमी को देखा जिससे वह कभी नफरत करता था, उसके सामने गिरते हुए, तो उसका पूरा शरीर जम गया। जख्म से ताजा खून बह रहा था, जिसने जमीन को लाल कर दिया। राहुल आगे बढ़ा और गिरने वाले ललाजी को सहारा दिया। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? ललाजी ने कमजोर सी हंसी हंसी। उसकी सांसें तेज थीं। उसकी आंखों में ऐसा प्यार भरा था जिसे उसने कभी नहीं पहचाना था राहुल को देखते हुए। राहुल, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें पालने का कभी अफसोस नहीं हुआ। उस पल राहुल की दुनिया ढह गई। वह गलत था। वह अपनी पूरी जिंदगी गलत था। उसने उस एकमात्र व्यक्ति को ठुकरा दिया जिसने उसे हमेशा प्यार किया था। पिताजी, बस करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। तुम ठीक हो जाओगे। तो लेकिन ललाजी ने बस सिर हिलाया। उसका दुबला हाथ कांप रहा था। उसने आखिरी बार राहुल के चेहरे को सहलाया। मुझसे नफरत मत करो बेटे। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आखिरी शब्द धीरे धीरे लुप्त हो गए। राहुल ने उस आदमी को गले लगा लिया जिसे उसने कभी सचमुच पिताजी नहीं कहा था। लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। पूरे स्थान पर मृत्यु जैसी शांति छा गई थी। दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा बह रही थी। रात की नमी लिए हुए हर तेज आवाज एक दुखी आत्मा की चीख जैसी थी। राहुल जमीन पर ढह गया। उसके हाथ अभी भी ललाजी के शरीर को कसकर पकड़े हुए थे। आखिरी बची हुई गर्माहट को धीरे धीरे गायब होते हुए महसूस कर रहा था। उसकी आंखें खाली और उदासीन थीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ आंसुओं की धुंध में विकृत हो रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह आखिरी वाक्य अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था, एक शापित कोरस की तरह। उसने कभी उससे नफरत की थी, उसका तिरस्कार किया था, उसे ठुकरा दिया था। और अब जब उसे यह सब एहसास हुआ, जब उसे उस प्यार को समझा जो उसने दिया था, तो सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। वह हमेशा के लिए चला गया था, अपने साथ वह सारी माफी लेकर जिसे वह कह नहीं पाया था। प्रिया अभी भी कांपते हुए उसके बगल में खड़ी थी। उसके हाथों ने अपना मुंह ढक लिया था। आंसू लगातार बह रहे थे। घटनाएं इतनी तेजी से, इतनी भयानक रूप से हुईं कि उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह आदमी सचमुच गिर गया था। कुछ ही देर पहले वह उनके सामने खड़ा था, मजबूत लेकिन अटल बूढ़ा, लेकिन अभी भी एक पिता की जिम्मेदारी निभा रहा था। और अब वह वहां चुपचाप लेटा हुआ था। आंखें बंद थीं। उसका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से शांत था। दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ पड़ोसियों ने प्रिया की चीखें सुनकर पुलिस को बुला लिया था और अब पूरा इलाका एक तनावपूर्ण माहौल में डूबा हुआ था। लेकिन राहुल को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके आसपास सब कुछ एक अंतहीन शून्य में सिकुड़ गया था, जिसने उसे और भी अजीब बना दिया। राहुल, अगर कभी तुम यह पत्र पढ़ोगे तो शायद मुझे तुम्हें खुद बताने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे हमेशा सच छिपाया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें बचाने के लिए था। तुम सिर्फ एक गोद लिया हुआ बच्चा नहीं हो। तुम यह पत्र अचानक फाड़ दिया गया था।
आखिरी शब्द काट दिए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर बचे हुए हिस्से को फाड़ दिया हो, सबसे महत्वपूर्ण बात छिपाने के लिए। राहुल ने पत्र को घूरा। उसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन इतनी तेज थी जैसे वह फटने वाली हो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जानना चाहता था कि आगे क्या था। उसे जानना था कि आगे क्या था, लेकिन वह वहां नहीं था। उसे फाड़ दिया गया था। प्रिया ने भी उस पत्र को देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज कांप रही थी। कौन, किसने फाड़ा? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों गायब है? किसी ने जवाब नहीं दिया। राहुल ने महसूस किया कि उसके शरीर की हर मांसपेशी कस गई है। उसके मन में एक बेचैनी पैदा हुई। सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। अचानक उसकी जेब में फोन बज उठा। वह चौंककर उछल पड़ा। उसे लगा जैसे एक बिजली का झटका उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक दौड़ गया हो। जब उसने फोन निकाला तो स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? राहुल के हाथ ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसके शरीर का खून जैसे जम गया। सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई है बेटे। फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई। राहुल ने सिर उठाया और खिड़की के बाहर अंधेरे को देखा। कोई उसे देख रहा था। वह ठंडी भावना और भी तेज होती जा रही थी। सब कुछ अब भी खत्म नहीं हुआ है। आकाश धुंधला हो गया था। तेज ठंडी हवा राहुल के चेहरे से टकरा रही थी। वह पुराने मिट्टी के घर के सामने खड़ा था। यह वही जगह थी जहां ललाजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए थे। उसने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजे से चर्रर की आवाज आई। धूल ने जमीन को ढक रखा था। फफूंद की गंध और समय की महक चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन उस पल उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी नजर कमरे के एक कोने में टिक गई, जहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। एक ऐसी चीज जिसे उसने कभी खोला नहीं था। राहुल के कांपते हाथों ने ताले को छुआ। जब उसने कुंडी खोली तो उसकी हर उंगली जैसे जम गई। उसका दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे खुला। अंदर ललाजी के पुराने कपड़े थे, कुछ छोटी चीजें जो वह सालों से अपने साथ रखता था, और एक नोटबुक जिसका कवर और पन्नों के किनारे फीके पड़ चुके थे। राहुल ने नोटबुक उठाई। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। हालांकि कमरे की हवा बहुत ठंडी नहीं थी। उसके मन में एक बेचैनी पैदा हुई। उसने पहला पन्ना पलटा। ललाजी की लिखावट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। लिखावट बेतरतीब थी, लेकिन भावनाओं से भरी थी। 30 साल पहले मैंने सिर्फ एक बच्चे को गोद नहीं लिया था। राहुल ने अपनी आंखें भींची, धीरे धीरे हर शब्द को पढ़ा। उसका दिल अचानक सिकुड़ गया। सिर्फ एक बच्चा नहीं। उसने तेजी से अगला पन्ना पलटा। लिखावट धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई, लेकिन साथ ही उसके विचारों को और भी भ्रमित कर रही थी। उस रात मुझे 2 बच्चे मिले। 2 कमजोर जानें जो काली रात में त्यागी गई थीं। वे कठोर ठंड में कांप रहे थे। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लिया। वे कमजोर सी आवाज में रो रहे थे, जैसे जख्मी छोटे पंछी, लेकिन मैं सिर्फ एक को बचा सका। राहुल को लगा कि उसके शरीर की हर कोशिका ने काम करना बंद कर दिया है। उसके हाथ ने उस कागज को कसकर पकड़ रखा था। उसकी सांसें भारी हो गईं। 2 बच्चे उनमें से एक वह था। फिर वह पन्ने पलटता रहा, और भी तेजी से पढ़ता रहा, जैसे अगर उसने तुरंत पढ़ना पूरा नहीं किया तो उसका दिल अनगिनत टुकड़ों में टूट जाएगा।
मैंने दूसरे को नहीं बचाया। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि वह अभी भी जिंदा है या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वह उसे ढूंढने वापस आ गया है। उसने बच्चों की माँ की हत्या कर दी थी। वह उन दोनों को खत्म करना चाहता था, लेकिन मैं उन दोनों को बचा नहीं सका। मैंने एक को बचाने का फैसला किया। एक आंसू कागज पर गिरा। राहुल कांप रहा था। उसके विचार अस्त व्यस्त थे। उसे लगा कि ठंड उसके शरीर के हर कोने में घुस गई है। उसका एक जुड़वां भाई था, लेकिन उस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। उसका दिमाग खाली हो गया। उसकी इंद्रियां लकवाग्रस्त हो गईं। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सीने को दबा रहा हो, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसकी मां की हत्या कर दी गई थी, और अब उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चला। उसके असली पिता ने न केवल उसकी मां की हत्या की थी, बल्कि उसे और उसके जुड़वां भाई को भी मारना चाहता था। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने नोटबुक का आखिरी पन्ना पलटा। मैंने तुम्हें पाला है। मैंने तुम्हें अपने असली बेटे की तरह प्यार किया है, लेकिन मैं उस बच्चे के लिए अपने अपराध बोध से छुटकारा नहीं पा सकता, जिसे मैं बचा नहीं सका। कई रातें मैं जागता रहता हूं, यह सोचकर कि क्या वह अभी भी जिंदा है? क्या वह इस दुनिया में कहीं है? वह नफरत लिए हुए जो मुझे झेलनी चाहिए थी। कमरा घूमता हुआ लग रहा था। राहुल को लगा कि उसका सीना दबाया जा रहा है, जब तक कि वह सांस नहीं ले सका। उसके दिमाग में हजारों सवाल चीख रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। क्या उसका जुड़वांव भाई अभी भी जिंदा है? या उस बच्चे को उसके असली पिता ने बहुत पहले ही मार दिया था? अगर वह अभी भी जिंदा है, तो पिछले 30 सालों से वह क्या कर रहा था? राहुल ने मुश्किल से थूक निगला। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसकी आंखें आखिरी वाक्य पर टिकी हुई थीं। सच्चाई अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक शांत जगह में एक फोन की घंटी बजी। राहुल चौंक गया। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से संदेश आया। अब तुम्हें पता चला? राहुल का दिल सीने में तेजी से धड़क रहा था। तुम्हें लगा कि मैं मर गया हूं? नहीं, मैं अभी भी यहीं हूं। मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूं। राहुल का शरीर अकड़ गया। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक दौड़ गई। मैं वही बच्चा हूं जिसे उस बूढ़े ने नहीं बचाया था, वही जिसे मर जाना चाहिए था। लेकिन मैं बच गया, और अब मैं तुमसे मिलने वापस आ गया हूं। फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई। राहुल ने सिर उठाया और खिड़की के बाहर अंधेरे को देखा। एक काली आकृति चुपचाप वहां खड़ी उसे देख रही थी। एक तेज हवा बही अपने साथ एक अभूतपूर्व आतंक लिए हुए। राहुल अपने जीवन के बारे में जो कुछ भी जानता था, वह सब उलट गया था। रात ढल गई। आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। कोई तारा नहीं दिख रहा था। हवा संकरे कमरे में घुस आई, खिड़कियों के पर्दों को कांपते हुए, जैसे अदृश्य भूत हवा में नाच रहे हों। राहुल कुर्सी पर स्थिर बैठा था। उसकी आंखें बेसुध होकर सामने के अंधेरे स्थान को घूर रही थीं। उसके हाथ में अभी भी ललाजी की नोटबुक थी। पन्ने फीके पड़ चुके थे, लेकिन अंदर का हर शब्द भारी था, जिसने उसे हाँफने पर मजबूर कर दिया। 30 साल पहले मैंने सिर्फ एक बच्चे को गोद नहीं लिया था, लेकिन मैं सिर्फ एक को बचा सका। ये शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक शापित कोरस की तरह। उसका एक जुड़वां भाई था, एक ऐसा बच्चा जिसे उसके साथ त्याग दिया गया था, लेकिन नियति ने उसे बचाने का फैसला किया था।
जहां तक उस बच्चे की बात है, वह 30 साल से गायब था, कोई निशान नहीं छोड़कर। राहुल ने कमजोर सी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ कसकर भींच गए थे, उसकी पोरें सफेद पड़ गई थीं। अगर वह व्यक्ति अभी भी जिंदा था, तो पिछले 30 सालों से वह क्या कर रहा था और वह कैसे जी रहा था? अचानक फोन की घंटी बजी, जिसने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। राहुल चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं स्क्रीन को घूरते हुए। यह एक अज्ञात नंबर था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके मन में उसे एक बुरा शगुन महसूस हो रहा था, लेकिन घंटी बार-बार बजती रही, जैसे परछाई से एक बुलावा उसे कुछ अनमोल चीजों का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा हो। आखिरकार उसने हाथ बढ़ाया और फोन उठा लिया। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। उसने स्वीकार करे बटन दबाया। हेलो। एक लंबी खामोशी। राहुल दूसरी ओर से आती धीमी सांस लेने की आवाज सुन सकता था। एक कोमल आवाज, लेकिन ठंडी और चुभने वाली। उसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी, जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत एक ऐसी शांति थी जिसने इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। एक नीची और शांत आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ तुम ही जिंदा बचे? हर शब्द एक ठंडी छुरी की तरह था, सीधे राहुल के दिल में घुस गया। उसकी सांस रुक गई, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह तुरंत जवाब नहीं दे सका। कमरे की हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि उसे घुटन महसूस होने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बीत गए। आखिरकार उसने एक खुरदुरी आवाज में कहा, जैसे उसे खुद को भी पहचान नहीं पा रहा हो। तुम तुम कौन हो? दूसरी ओर से एक कोमल हंसी सुनाई दी। एक मीठी आवाज, लेकिन उसमें एक अवर्णनीय खतरा छिपा था। यह खुशी की हंसी जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की हंसी जैसी थी जिसने सब कुछ देख लिया हो, सब कुछ समझ लिया हो और एक ऐसा खेल खेल रहा हो जिसके नियम केवल वही जानता था। तुम जानते हो मैं कौन हूं? राहुल का सीना सिकुड़ गया। उसके हाथ ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। ठंड उसकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक दौड़ गई, लेकिन केवल डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने इस आवाज को पहचान लिया था। यह किसी अजनबी की आवाज नहीं थी, यह उसके लिए अनजान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो अजीब तरह से उसकी अपनी आवाज जैसी लग रही थी। नामुमकिन, राहुल बड़बड़ाया। उसकी सांसें तेज हो गईं। फोन के दूसरी ओर वाला व्यक्ति अभी भी शांत लहजे में बात कर रहा था, लेकिन उसमें एक भयानक व्यंग्य था। तुमने एक खुशहाल जिंदगी जी, तुम्हें एक प्यार करने वाला पाला हुआ पिता मिला, एक परिवार मिला, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, अगर मैं नहीं मरा होता तो मेरा जीवन कैसा होता? राहुल का पूरा शरीर जम गया। उसका जीवन कैसा होता? यह सवाल एक तूफान की तरह उसके दिमाग में छा गया। हजारों भविष्य उसके दिमाग में उभर आए। उसने थूक निगला, शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अभी भी भ्रम से भरी थी। पिछले पिछले 30 सालों से तुम कहाँ थे? फोन के उस छोर पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर एक हल्की आह गूंजी। मैं मैं एक ऐसी जगह था जहां तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें आखिरकार सच पता चलेगा। उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम और मैं फिर से मिलेंगे। राहुल को अपने दिल में एक डर महसूस हुआ। उसने उसने इस दिन का इंतजार किया है। उसे मेरी मौजूदगी के बारे में पहले से पता था। तुम
तुम क्या चाहते हो? उसने कठोरता से पूछा, अपने दिल में फैल रही चिंता को छिपाने की कोशिश करते हुए। एक लंबी खामोशी फैल गई। फिर वह जवाब सुनाई दिया। शांत आवाज एक तलवार की धार की तरह तेज थी, जिसे अभी-अभी म्यान से निकाला गया हो। एक मौका। राहुल ने अपनी भौहें चढ़ाईं। उसके मन में एक अस्पष्ट लेकिन भयभीत करने वाली भावना पैदा हुई। एक किस चीज का मौका? इस बार दूसरी ओर की हंसी कोमल नहीं थी, बल्कि और गहरी और भारी थी, जैसे उस व्यक्ति ने इन शब्दों को कहने के लिए बहुत इंतजार किया हो। एक तुम्हें चुनने का मौका। राहुल ने निगला। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से ढकी हुई थीं। चुनना? क्या चुनना? एक शांत आवाज सुनाई दी, लेकिन उसमें एक भयानक वजन था। चुनना। तुम्हें किस पक्ष में खड़ा होना है? फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई। राहुल स्थिर बैठा रहा। फोन अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन वह बस एक बेजान चीज था। उसका फोन लाइन के दूसरे छोर से कोई संपर्क नहीं था। उसे लगा कि उसकी सांसें धीमी हो गई हैं। उसके दिमाग में हजारों विचार गूंज रहे थे। उसका जुड़वां भाई जिंदा था, लेकिन वह अब उसके जैसा नहीं था। वह व्यक्ति नहीं था जिसे बचाया जाना था। वह एक खतरनाक व्यक्ति बन चुका था, और अब वह राहुल से एक फैसला करवाना चाहता था। बाहर हवा अभी भी खिड़की के बाहर तेज आवाज में बह रही थी। काली रात ने सब कुछ ढक रखा था, उन रहस्यों को छिपाए हुए जो अभी भी उजागर नहीं हुए थे। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से आह भरी। कौन सा चुनाव उसे सही रास्ते पर ले जाएगा? लेकिन कोई जवाब नहीं दे सका। स्क्रीन पूरी तरह काली थी। एकमात्र आवाज खिड़की से आती तेज हवा की थी।